नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी भी चल रही होगी। तो आज की क्लास रहने वाली है उत्तराखंड का जो चंद वंश है दोस्तों, कुमाऊं का चंद वंश। ठीक है, चंद वंश से जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। इससे पहले मैंने कार्तिकेयपुर राजवंश आपको पढ़ा दिया है दोस्तों, उससे पहले प्राचीन इतिहास हमने देखा। तो यहाँ से महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं दोस्तों, और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करें वीडियो। तो यहाँ पे देखेंगे पॉइंट यहाँ पे, तो चंद साम्राज्य का उदय, यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए गए हैं, उनको देखते हैं। चंद वंश की स्थापना चंपावत के राजबुंगा किले से हुई दोस्तों। राजा जो सोमचंद था उसने राजबुंगा किले का निर्माण कर चंद वंश की नींव रखी चंपावत में। और चंदू का मूल निवास दोस्तों प्रयाग में गंगा पार झूसी नामक स्थान पर था चंदू का मूल निवास। ठीक है, आगे है काली कुमाऊं चंपावत का उपनाम था। कई बार पूछा जाता है कि काली कुमाऊं किसका वो प्राचीन नाम है, तो चंपावत का यहाँ पे प्राचीन नाम है काली कुमाऊं। ठीक है, आगे है चंद वंश के इतिहास स्रोत बालेश्वर मंदिर में जो कराचल देव का लेख मिलता है, और गोपेश्वर त्रिशूल लेख और बास्ते ताम्रपत्र आदि यहाँ पे स्रोत है चंद वंश के इतिहास के। आगे मझेड़ा ताम्रपत्र से चंद वंश व ब्रह्म शासकों के संबंध का पता चलता है, और वास्ते ताम्रपत्र मांडलिक राजाओं की सूची हमें यहाँ से संबंधित है। आगे है पाभे ताम्रपत्र का संबंध चंद वंश जो था उसका राजा जो था विजय चंद उससे है। ठीक है, मूनाकोट ताम्रपत्र चंद शासकों के करों से संबंधित है, पूछा जाता है कई बारी। तो ताम्रपत्र जो मूनाकोट है वो करों से संबंधित था। आगे है चंदू की प्रारंभिक राजधानी जो थी दोस्तों चंपावत में चंपावती नदी के तट पर स्थित थी, और बाद में इन्होंने यहाँ पे अल्मोड़ा स्थानांतरित की थी राजधानी। आगे है देवी सिंह या देवी चंद के समय देवीपुर राजधानी बनाई गई थी। चंदू के समय राजमहल को चौमहल कहा जाता था दोस्तों। क्या कहा जाता, राजमहल को चौमहल कहा जाता था। चंद राजाओं की वंशावली दोस्तों मानोदय मानोदय जो काव्य है उसमें दी गई है वंशावली। ठीक है, मानोदय काव्य में अब पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि चंद वंश जो था उनकी राजाओं की वंशावली हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो मानोदय काव्य में वहां पे दी गई है। आगे देखेंगे फैक्ट चंद शासक सोमचंद के बारे में, जो जिसकी स्थापना यहाँ पे चंद वंश की स्थापना की थी राजा सोमचंद ने। आगे चंद वंश की स्थापना को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है, अलग अलग मत हैं दोस्तों सभी के, लेकिन अनुमान तो कत्यूरी शासन के अवसान पर यहाँ पे चंद वंश की उत्पत्ति हुई ऐसा माना जाता है। आगे सोमचंद ने चंद वंश की स्थापना दोस्तों 1020 ईस्वी से लेकर के 1025 तक के बीच में की होगी, और स्वयं सोमचंद भगवान शिव का यहाँ पे उपासक था राजा सोमचंद। ये डेट याद रखनी है दोस्तों, कब स्थापना होती है 1020 से लेकर के 1025 के बीच में। आगे 10वीं शताब्दी में लोहाघाट के आसपास सुई राज्य था, जिस पर ब्रह्मदेव शासन कर रहा था। सुई राज्य था दोस्तों और वहां पे ब्रह्मदेव शासन कर रहा था। बद्रीदत्त पांडे जो हैं दोस्तों इतिहासकार, उनके अनुसार यहाँ पे सोमचंद दोसा 27 आदमियों को लेकर बद्री नारायण की यात्रा पर आए हुए थे, जिसे काली कुमाऊं के सूर्यवंशी शासक ब्रह्मदेव ने 15 बीघा जमीन दहेज में दी थी। किसको, यहाँ पे सोमचंद को। ठीक है, आगे है ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री का विवाह जो है सोमचंद से कराया दोस्तों, और दहेज स्वरूप चंपावत की कोतवाल छावनी उनको भेंट में दी राजा सोमचंद को ब्रह्मदेव ने। आगे सोमचंद ने चंपावत में राजबुंगा किले का निर्माण कराया, और इस किले से सोमचंद ने चंद वंश की यहाँ पे स्थापना की। तो चंद वंश की स्थापना किसने की दोस्तों, तो राजा सोमचंद। आगे है सोमचंद कन्नौज नरेश का भाई था, जो प्रयाग के शासक चंदपाल फूर का वंशज था, और जिसकी राजधानी कहाँ थी दोस्तों, कन्नौज इसकी राजधानी थी। आगे एटकिंसन वाल्टन व बद्रीदत्त पांडे ने चंदू का मूल निवास जो है प्रयाग के निकट झूसी नामक स्थान पर बताया, जबकि इलियट के अनुसार चंदू का मूल निवास झांसी था दोस्तों। किसके अनुसार, इलियट के अनुसार। आगे सोमचंद ने 4 किलेदार नियुक्त किए, एक होता है कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। ठीक है, क्यों ये क्या होते थे, किलेदार होते थे। मूलतः ये नेपाल के होते थे दोस्तों, जिन्हें चाराल या चार आल कहते थे, चाराल या चार आल कहते थे। सोमचंद ने सर्वप्रथम दोनकोट या फिर दोनकोट के रावत जो राजा थे उसको परास्त किया, और सोमचंद ने मेहरा फटियालों को मंत्री व सेनापति बनाया, जिसका मुख्य सेनापति कालू तड़ागी था। किसका, सोमचंद का। मेहरा लोग कटोलगढ़ और फटियाल लोग डुंगरी में रहते थे दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है। आगे देखेंगे यहाँ पे फैक्ट
सोमचंद ने ग्रामों में बूढ़ा व सयानों की नियुक्ति की दोस्तों। और तो कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था का जनक भी सोमचंद को कहा जाता है। तो इतिहास से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसको कहा जाता है, तो सोमचंद को कहा जाता है दोस्तों, सोमचंद। आगे सोमचंद डोटी के राजा को कर दिया करता था, ठीक है, डोटी के राजाओं को कर दिया करता था। और डोटी के राजा मल्ल वंशी थे दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि डोटी के मल्ल, ठीक है, जिन्हें रैका राजा भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रैका राजा भी कहा जाता था। आगे सोमचंद के समय जयदेव मल्ल डोटी का राई राजा था। कौन था? जयदेव मल्ल। किसके समय? सोमचंद के समय। मल्ल वंश का प्रथम राजा वामदेव था, जिसकी राजधानी चंपा थी दोस्तों। और वामदेव ने अपनी राजधानी का नाम अपनी इष्ट देवी चंपावती के नाम पर यहाँ पे रखा हुआ था। सोमचंद का उत्तराधिकारी व दूसरा चंद्र शासक होता है दोस्तों आत्मचंद, ठीक है। ये किसका उत्तराधिकारी है? सोमचंद का। और कत्यूरी रानी से उत्पन्न पुत्र था, ठीक है, जिसने 20 वर्षों तक यहाँ पे शासन किया था उत्तराखंड कुमाऊं क्षेत्र में, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में। तीसरे चंद्र शासक हुए दोस्तों पूर्णचंद, ठीक है। पूर्णचंद 1066 से लेकर के 1084 ईस्वी तक शासन इन्होंने यहाँ पे किया था, पूर्णचंद ने। तो यहाँ पे वही दिया गया है दोस्तों। आगे जितने भी यहाँ पे उत्तराधिकारी दिए हैं, राजा दिए गए चंद वंश के, वो इम्पोर्टेंट ही दिए गए हैं, जो कि जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही यहाँ पे दिए गए हैं इस बुक में, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे इंद्रचंद व उसके उत्तराधिकारी देखेंगे दोस्तों। तो 14 चंद्र शासक जो था वो था इंद्रचंद ने। इंद्रचंद कौन सा शासक था? चौथा शासक था। नेपाल मार्ग से चीन के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे इसने। चीन के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे नेपाल मार्ग से। आगे एटकिंसन के अनुसार इंद्रचंद ने रेशम उत्पादन व रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया था, इंद्रचंद ने, ठीक है। किसने? इंद्रचंद ने। आगे है रेशमी वस्त्रों के रंग को पक्का करने के लिए कुमाऊं में झूठी खबरें फैलाने की प्रथा थी दोस्तों, जिसे पटरंग वाली कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पटरंग वाली कहा जाता था। इंद्रचंद राजा बड़ा घमंडी था, जो अपने को इंद्र के समान मानता था। क्या था? बड़ा घमंडी मानता था खुद को, और घमंडी था, और इंद्र के समान अपने आप को मानता था। इंद्रचंद का उत्तराधिकारी जो हुआ वो हुआ संसार चंद, जिसके पश्चात चंद शासक क्रमशः सुधाचंद, हरिचंद, वीणाचंद इनके शासक बने। वीणाचंद कुमाऊं का विलासी राजा था दोस्तों, आप यहाँ से देख सकते हैं विलासी वीणा, ठीक है। वीणाचंद विलासी राजा था, जिसको खस राजाओं ने पराजित किया था। किन्होंने पराजित किया था? जो खस राजा थे उन्होंने वीणाचंद को पराजित किया था। वीरचंद ने खस राजाओं को हराकर पुनः राज्य पर कब्जा किया दोस्तों। अशोक चंद के समय चंद शासक वीरचंद था, जिसकी मृत्यु 1206 ईस्वी में हुई। और वीरचंद का उत्तराधिकारी नरचंद लगभग 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। तो यहाँ पे इससे 1000 लगभग 1020 मान के चलिए, 1020 से लेकर के दोस्तों 1236 तक के शासक हमने यहाँ पे देख लिए हैं। आगे देखेंगे अशोक चल के बारे में यहाँ पे। तो डोटी के राजा जो थे वो अशोक चल था, और अशोक चल ने कामदेश या काली कुमाऊं व फिर केदार भूमि पर आक्रमण कर कत्यूरी राज्य के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था दोस्तों। और अशोक चल के आक्रमण की जानकारी 1191 ईस्वी के गोपेश्वर त्रिशूल लेख व 1209 ईस्वी के बाड़ाहाट त्रिशूल लेख से हमें यहाँ पे प्राप्त होती है। और ये भी डेट याद रखनी है दोस्तों, गोपेश्वर त्रिशूल लेख कब का है? तो 1191 का है। और बाड़ाहाट त्रिशूल लेख जो है वो है 1209 ईस्वी का। आगे है पुरुषोत्तम सिंह के बोधगया शिलालेख में अशोक चल को खस देश का राजाधिराज कहा गया था। किसको कहा गया था दोस्तों? अशोक चल को खस देश का राजाधिराज कहा गया। पुरुषोत्तम पंत के बोधगया अभिलेख से पता चलता है कि कमादेश या काली कुमाऊं पर अशोक चल के सामंत पुरुषोत्तम सिंह के वंशजों का जो था उनका शासन था। और संभवतः 1080 से लेकर के 1210 ईस्वी के बीच था, जिसकी राजधानी चक्रवाल थी। कहाँ थी राजधानी? चक्रवाल, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। आगे है गोपेश्वर लेख में अशोक चल को गौड़ वंश व वैरात कुल व नेपाल के दुलु का निवासी बताया गया, और बौद्ध धर्म का यह अनुयायी था अशोक चल, ठीक है। अशोक चल का राज्य बाड़ाहाट से लेकर के बैरात व पश्चिमी नेपाल तक, पूर्वी नेपाल तक एवं दक्षिण में शिवालिक पहाड़ी तक विस्तृत था, ठीक है। आगे अशोक चल का राज्य 3 चक्रों में विभक्त था। एक था बैरात, दूसरा था कमादेश एवं तीसरी थी यहाँ पे केदार भूमि। तो यहाँ पे
अशोक चल से, यहाँ पे इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे देखेंगे कराचल देव, ठीक है, कराचल देव से यहाँ पे क्या क्या फैक्ट बनते हैं वो देखेंगे। तो अशोक चल की मृत्यु के बाद यहाँ पे डोटी पर कराचल देव का आधिपत्य हो गया था, जो संभवतः 1212 ईस्वी के आसपास हुआ था। आगे कराचल देव ने काली कुमाऊं में स्वतंत्र हो चुके खस राजाओं को पुनः विजित कर अल्प समय के लिए कमादेश पर अपना अधिकार कर लिया था। किसने? कराचल देव ने। आगे चंपावत के बालेश्वर मंदिर के दान पात्र से कराचल देव का 1223 ईस्वी का एक लेख प्राप्त होता है। कहाँ से होता है? बालेश्वर मंदिर चंपावत से। बालेश्वर लेख में कराचल देव के 10 मांडलिक राजाओं का नाम मिलता है, जिनमें से 3 चंदवंशी मांडलिकों का उल्लेख यहाँ पे किया गया था। वास्ते ताम्रपत्र पिथौरागढ़ में जो है दोस्तों, उनको मोन थापा नामक मांडलिक का उल्लेख है। इनका अधिपति शक्तिबम था, जो मूलतः नेपाल का यहाँ पे रहने वाला था। आगे मांडलिक ऐसे सामंत होते थे जो अपने अधिपति के अधीन शासन चलाते थे। और दुलु स्तंभ लेख में कराचल देव के पुत्र का नाम अशोक देव मिलता है। किसके पुत्र का नाम? कराचल देव के पुत्र का नाम क्या मिलता है? अशोक देव, दुलु स्तंभ लेख में। आगे देखेंगे चंद शासक थोर चंद के बारे में। इनमें से जितने भी फैक्ट बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल जो है एक पुस्तक है, 1813 ईस्वी में लिखी है, और लेखक इसके हैं डब्ल्यू फ्रेजर। ठीक है, कि कौन है? डब्ल्यू फ्रेजर। क्या पता एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर्षदेव जोशी के विवरण के आधार पर चंद वंश का संस्थापक जो हुआ दोस्तों, वो हुआ थोराचंद को माना जाता है। चंद वंश का संस्थापक किसके अनुसार? हर्षदेव जोशी कहते हैं कि थोराचंद जोशा वह चंद वंश का संस्थापक था। अब जब 1020 ईस्वी में, यहाँ पे 1020-25 ईस्वी में जब चंद वंश की नींव रखी गई थी, तो थोराचंद तो काफी बाद का राजा है दोस्तों, तो ये तो हो नहीं सकता। लेकिन हर्षदेव जोशी ये मानते हैं कि यहाँ पे चंद वंश का संस्थापक थोराचंद था। आगे किंगडम ऑफ नेपाल 1881 की यह पुस्तक है दोस्तों। लेखक हैं इसके फ्रांसिस हैमिल्टन। ठीक है, फ्रांसिस हैमिल्टन इसके लेखक हैं। किंगडम ऑफ नेपाल। ठीक है, और थोराचंद झूसी से आकर नेपाल राजा के यहाँ नौकरी की थी दोस्तों थोराचंद ने। ठीक है, हर्षदेव जोशी थोराचंद को कुमाऊं के चंद वंश का संस्थापक मानते हैं। हर्षदेव जोशी और कुमाऊं प्रथम स्वतंत्र शासक जो था वो सोमचंद्र को यहाँ पे कहा जाता है। आगे एटकिंसन के अनुसार थोराचंद का राज्यरोहण 1261 ईस्वी में हुआ और उसने 1281 ईस्वी तक यहाँ पे शासन किया था। थोराचंद का उत्तराधिकारी हुआ दोस्तों कल्याण चंद प्रथम था, जिसके बाद क्रमशः त्रिलोकचंद अभयचंद नामक यहाँ पे राजा बने कल्याण चंद प्रथम के बाद। ठीक है, अभयचंद पहला शासक था जिसका प्रमाणिक सूचना उसके स्वयं के अभिलेखों से हमें प्राप्त होती है। अभयचंद का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख 1360 ईस्वी का चंपावत के मानेश्वर नौले से प्राप्त होता है दोस्तों। किसका? अभयचंद का। कर्मचंद 1 वर्ष तक शासन करने के बाद मणिकोटी राजा के पास चला गया, जिसके पश्चात ज्ञानचंद गद्दी पर बैठा दोस्तों। अब यहाँ से इंपोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं एग्जाम में, जो भी पूछे जाते हैं। तो चंद शासक जो था गरुड़ ज्ञानचंद। ठीक है, ज्ञानचंद था, इसको गरुड़ की उपाधि मिली थी दोस्तों, और कहाँ से मिली वो भी देखेंगे। तो 29वां चंद शासक बना है गरुड़ ज्ञानचंद। ठीक है, ज्ञानचंद गरुड़ 1365 ईस्वी से लेकर के 1420 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, जो चंद राजाओं में सर्वाधिक था। ठीक है, यानी कि सर्वाधिक शासन काल रहा इसका ज्ञानचंद का। आगे है 1378 ईस्वी का एक ताम्रपत्र मिला, उसमें अभयचंद का वार्षिक श्राद्ध ज्ञानचंद के द्वारा कराने का विवरण भी यहाँ पे मिलता है दोस्तों। ज्ञानचंद पहला चंद शासक था जो दिल्ली दरबार गया, जिसके समय दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था, और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही इसको यहाँ पे गरुड़ की उपाधि भी मिली दोस्तों ज्ञानचंद को। उसके बाद ही इसको गरुड़ ज्ञानचंद कहा जाने लगा। ठीक है, और उसके बाद तराई का क्षेत्र जो था वो ज्ञानचंद को सौंपा गया था। एटकिंसन के अनुसार उस समय सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था दोस्तों। ठीक है, ऊपर हमने देखा फिरोज शाह तुगलक, लेकिन एटकिंसन कहते हैं कि उस टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पे सुल्तान था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल दोस्तों 1365 से लेकर के 51 तक था। अब ये कहीं न कहीं से यहाँ पे क्लियरिटी होती नहीं है, तो उस टाइम पे हम मानेंगे कि यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक ही यहाँ पे क्या था? शासक था। उसी ने यहाँ पे गरुड़ की उपाधि दी थी। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि किसने दी, तो FST यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने। ज्ञानचंद के तराई बाबर
ज्ञानचंद के समय तराई बाबर क्षेत्र में कटेहरियों का शासन था। किनका शासन था? कटेहरियों का, तराई बाबर क्षेत्र में। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। ज्ञानचंद का राज्य गरुड़ था और वह विष्णु का उपासक था दोस्तों। किनका उपासक था? विष्णु का उपासक था। खेरा खड़कोट ताम्रपत्र में ज्ञानचंद को राजाधिराज महाराज कहा गया और शेरा का विजेता भी ज्ञानचंद को कहा गया दोस्तों। एक तो क्या कहा गया? खेड़ा खेरा शेरा ताम्रपत्र में ज्ञानचंद को राजाधिराज महाराज कहा गया और शेरा का विजेता भी ज्ञानचंद को कहते हैं। मझेड़ा ताम्रपत्र के अनुसार ज्ञानचंद के समय एकमात्र सामंत राजा विजयवम था और एकमात्र सामंत राजा कौन था दोस्तों? विजयवम। ठीक है, मझेड़ा ताम्रपत्र से यह जानकारी मिलती है। और गोबाशा ताम्रपत्र में ज्ञानचंद ने दोस्तों 1418 ईस्वी में देवराज तिवाड़ी को 1 ग्राम की वृत्ति दान में दी थी। किसको दी थी? देवराज तिवाड़ी को। गोबाशा ताम्रपत्र के अनुसार यह जानकारी हमें प्राप्त होती है। आगे नीलू कठायत ज्ञानचंद का वीरवान सेनापति था दोस्तों। कौन था? नीलू कठायत। ठीक है, जो कपरौली गांव का रहने वाला था, जिसे राजा ने कुमैया खिल्लत दी थी। एक प्रकार की पोशाक होती थी दोस्तों, क्या? कुमैया खिल्लत। ठीक है, गरुड़ ज्ञानचंद का उत्तराधिकारी होता है दोस्तों। क्रमशः होते हैं यहाँ पे हरिहर चंद और द्वानचंद। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों उद्यान चंद। चंद वंश का शासक उद्यान चंद के बारे में यहाँ पे देखेंगे कितने पॉइंट बनते हैं यहाँ से। तो गरुड़ ज्ञानचंद ने नीलू कठायत को धोखे से मार दिया था। ठीक है, गरुड़ ज्ञानचंद ने, जिसका अत्याचारपूर्ण कार्य से उद्यान चंद को आत्मग्लानि हुई, जिस कारण इन्होंने कई स्थानों में मंदिर व नौले बनवाए दोस्तों। किसने? उद्यान चंद ने। आगे बद्रीदत्त पांडे के अनुसार उद्यान चंद ने चंपावत में बालेश्वर का मंदिर बनवाया था और 1 साल की माल गुजारी तमाम प्रजा की माफ कर दी थी दोस्तों। इसने, किसने? उद्यान चंद ने। किसके अनुसार? बद्रीदत्त पांडे यह कथन कहते हैं। 1423 ईस्वी के बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र का संबंध विक्रम चंद से था, जिसने उद्यान चंद द्वारा शुरू बालेश्वर मंदिर का कार्य पूर्ण कराया, जिसमें ब्राह्मण कुंज शर्मा तिवारी ने यहाँ पे योगदान दिया। ब्राह्मण कुंज शर्मा व तिवारियों ने यहाँ पे योगदान दिया। बालेश्वर ताम्रपत्र में उद्यान चंद ने यहाँ पे गुजराती ब्राह्मण कुंज शर्मा तिवारी को भूमि दान की बातें सामने आई हैं, जिसमें साक्षीगण के रूप में पंत नवीसी का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ वर्तमान के संदर्भ में कचहरी होता है। पंचनवीसी यहाँ पे कचहरी के लिए यूज होता था। आगे देखेंगे चंद वंश का शासक भारती चंद के बारे में। तो 35वां शासक हुआ दोस्तों भारती चंद। 1437 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठा, जिसका कार्यकाल दोस्तों 1437 से 77 तक रहा। और भारती चंद के पवाड़े दोस्तों कुमाऊं इतिहास में आज भी प्रसिद्ध है। आगे है पवाड़ों में भारती चंद व कुमाऊं की वीरांगना भागा धोनियाल। ठीक है, भागा धोनियाल के द्वंद्व युद्ध का वर्णन भी यहाँ पे प्राप्त होता है। भारती चंद वंश का सबसे पराक्रमी व साहसी शासक था दोस्तों भारती चंद। ठीक है, चंद वंश का सबसे पराक्रमी व साहसी राजा कौन था? तो भारती चंद था दोस्तों। ये भी याद रखना है। आप कैसे याद रखोगे? भारत क्या है दोस्तों? भारत विशाल है, भारत महान है। ठीक है, तो भारती चंद क्या है? पराक्रमी और साहसी था। ऐसे याद करना रिलेट करके। भारती चंद ने डोटी की दास्ता से छुटकारा पाने के लिए डोटी राज्य पर आक्रमण किया दोस्तों। किसने? भारती चंद ने। और भारती चंद की सेना कटक में सभी जाति और धर्म के लोग यहाँ पे जुड़े हुए थे इनकी सेना में, भारती चंद की सेना में। डोटी आक्रमण के दौरान चंद सेना का पहला पड़ाव दोस्तों शोर के कटकू नौला में था और दूसरा पड़ाव काली नदी के किनारे बाली चौड़ में यहाँ पे स्थित था। ठीक है, भारती चंद ने 12 वर्षों तक डोटी पर घेरा डाला था दोस्तों। 12 वर्षों तक भारती चंद को डोटी पर विजय 1451-52 ईस्वी में मिली। कब मिली? 1451-52 ईस्वी में यहाँ पे डोटी पे इसने विजय की थी भारती चंद ने। हुटैती ताम्रपत्र अनुसार भारती चंद ने दोस्तों 1451 ईस्वी में एक गांव दान में देने का वर्णन भी यहाँ पे हमें प्राप्त होता है भारती चंद ने। ठीक है, आगे डोटी अभियान के तहत दोस्तों नायक जाति की उत्पत्ति हुई थी। डोटी अभियान के तहत नायक जाति के लोग चंद सैनिकों की अवैध संतान थी दोस्तों। किनकी? चंद सैनिकों की क्या थी? अवैध संतान थी, नायक जाति। आगे है भारती चंद ने अपने पुत्र रत्नचंद की सहायता से सोर, शिरा व थल आदि पर अधिकार कर लिया था दोस्तों, जो कि यहाँ पे पिथौरागढ़ के अभी स्थान है। सोर या पिथौरागढ़ में मल्ल वंश का शासक बमसा था और सोर के मल्लराजा विजयबम की जानकारी मजेड़ा ताम्रपत्र से मिलती है, जिसका शासन भारती चंद ने समाप्त कर दिया था दोस्तों।
भारती चंद ने क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। इसीलिए यहाँ पे इसको पराक्रमी और साहसी राजा भी कहा गया, क्योंकि यहाँ पे डोटी पे पहले भी यहाँ पे कई बारी जो पहले राजाओं ने राज किया उन्होंने भी यहाँ पे कोशिश की दोस्तों डोटी में यहाँ पे युद्ध करने की, अपने साम्राज्य में मिलाने की, लेकिन मिला नहीं पाया। लेकिन भारती चंद ने यहाँ पे ये काम किया। शोर से मल्लों का प्राचीनतम ताम्रपत्र 1337 ईस्वी का प्राप्त होता है दोस्तों, शोर के मल्लों का, ठीक है। खेती खान ताम्रपत्र में भारती चंद के दूसरे पुत्र सुजान कुंवर का उल्लेख यहाँ पे प्राप्त होता है खेती खान ताम्रपत्र में। आगे देखेंगे यहाँ पे तो चंद्रकालीन शिरा राज्य देखेंगे दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। तो शिरा का अर्थ होता है भोजन या खीर, जो वर्तमान डीडी हाट में स्थित था और डोटी के मल्ल शासकों के अधीन था। डीडी हाट, ठीक है, जो डोटी के मल्ल शासक से उनके अधीन था डीडी हाट और शिरा क्षेत्र। आगे शिरा के मल्ल स्वयं को राय या रेखा राजा कहते थे। यहाँ मल्ल वंश का संस्थापक जो था वो था जगत मल्ल, ठीक है। कौन था? जगत मल्ल। भारती चंद के समय डोटी या नेपाल के शासक जयमल व यक्षमल था, जिन्होंने शिरा को अपने राज्य में मिलाकर इसे पर्वत डोटी कहा। किसने कहा दोस्तों? यहाँ पे भारती चंद के समय जो डोटी है, नेपाल के शासक जयमल व यक्षमल था, जिन्होंने शिरा को अपने राज्य में मिलाकर इसे डोटी पर्वत डोटी कहा था। भारती चंद के समय शिरा में कल्याण मल का शासन था दोस्तों। शिरा में भारती चंद ने डूंगरा बसेड़ा को अपना सामंत नियुक्त किया था। किसको किया था? डूंगरा बसेड़ा को अपना सामंत नियुक्त किया था। और डूंगरा बसेड़ा के बाद मदन सिंह या राय सिंह सामंत नियुक्त हुए दोस्तों। बसेड़ों ने 1452 ईस्वी से लेकर 1539 ईस्वी तक यहाँ पे शासन किया, ठीक है। 1539 ईस्वी में डोटी राजा राईमल जो था दोस्तों शिरा का शासक बना, जो शिरा का 11वां शासक था। कौन? राईमल। इसके बाद शोभामल्ल शिरा का शासक बना दोस्तों। शोभामल ने अपनी पुत्री का विवाह बालो कल्याण चंद के साथ की। किसके साथ की? बालो कल्याण चंद के साथ। कल्याण चंद के पुत्र रुद्रचंद के समय हरिमल शिरा का शासक बना, जिसे रुद्रचंद ने 1590 ईस्वी में पराजित किया था दोस्तों। किसको? हरिमल को, ठीक है। रुद्रचंद ने थल विजय के उपलक्ष्य में यहाँ शिव मंदिर भी बनवाया है रुद्रचंद ने। और शिरा में भूमि का विधि पूर्वक बंदोबस्त भी कराया रुद्रचंद ने, ठीक है। शिरा से मल्लों का प्राचीनतम ताम्रपत्र 1353 ईस्वी का प्राप्त हुआ था दोस्तों। कब का? 1353। अब देखेंगे यहाँ पे रत्नचंद को। चंद शासक रत्नचंद। लोहाघाट व हुड़ैती ताम्रपत्र में रत्नचंद का उल्लेख मिलता है। भारती चंद के बाद उसका पुत्र रत्नचंद यहाँ पे 1477 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, जिसके समय डोटी में नागमल ने विद्रोह किया, जिसका शासन 11 वर्ष तक यहाँ पे रहा दोस्तों डोटी में। रत्नचंद ने नागमल्ल को परास्त कर पुनः डोटी पर शाही वंश का अधिकार स्थापित करवाया था, ठीक है। रत्नचंद ने थल के राजा सूर सिंह मेहरा को भी यहाँ पे परास्त किया था, जो कि कहाँ का राजा था? थल का राजा था। रत्नचंद पहला चंद शासक है जिसने भूमि बंदोबस्त का कार्य किया एवं जिंदा केतल नामक भूमि बंदोबस्त अधिकारी की नियुक्ति की। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे हो जाएगा कि सर्वप्रथम यहाँ पे भूमि बंदोबस्त किस चंद शासक ने किया? तो रत्नचंद ने किया था। आगे चंद शासक कीर्तिचंद के बारे में देखेंगे दोस्तों। तो कीर्तिचंद से क्या पॉइंट बनेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? रत्नचंद का पुत्र हुआ दोस्तों कीर्तिचंद। 1488 ईस्वी में यहाँ पे गद्दी पर बैठा और 1506 तक इसने यहाँ पे शासन किया। कुमाऊं की गद्दी पर बैठा जो नाथ संप्रदाय का अनुयायी था दोस्तों। किस संप्रदाय का? नाथ संप्रदाय का। कीर्तिचंद ने गढ़वाल शासक अजयपाल को भी यहाँ पे पराजित किया था दोस्तों। बहुत बड़ा यहाँ पे इंपोर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि अजयपाल भी यहाँ पे एक प्रतापी शासी राजा था, उसको भी इसने परास्त किया था कीर्तिचंद ने राज्य विस्तार में 12 मंडल व विशोदा आदि क्षेत्र को अपने राज्य में मिलाया। किसने? कीर्तिचंद ने, ठीक है। राजा कीर्तिचंद के समय नागनाथ सिद्ध नाम के एक योगीश्वर चंपावत आए दोस्तों, ठीक है। किसके समय आए? कीर्तिचंद के बाद क्रमशः प्रतापचंद, ताराचंद, मानिकचंद एवं भीष्मचंद आदि राजा बने दोस्तों। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है उसी के बारे में डिटेल फैक्ट दिए गए हैं। और जैसे आप देख सकते हैं प्रतापचंद, ताराचंद, मनिकचंद, इनका नाम आप कहीं भी नहीं देख सकते। भले ही ये राजा रहे दोस्तों, लेकिन इनसे कोई क्वेश्चन बनते नहीं है एग्जाम में, तो इसलिए यहाँ पे कोई फैक्ट दिया गया नहीं है इनसे रिलेटेड।
दिया गया है उन्हीं का जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भीष्मचंद्र के बारे में यहाँ पे देखेंगे। भीष्मचंद्र 1512 ईस्वी से लेकर के 1530 ईस्वी तक इसने शासन किया दोस्तों, और 1514 ईस्वी ईस्वी का एक ताम्रपत्र इसका प्राप्त होता है राजा भीष्मचंद्र का। भीष्मचंद्र ने खगमरा किले का निर्माण कराया दोस्तों, और आलमनगर की भी यहाँ पे नींव रखी इसने। ये अल्मोड़ा का प्राचीन नाम है आलमनगर, ठीक है। तो भीष्मचंद्र ने यहाँ पे अल्मोड़ा में खगमरा किले का निर्माण कराया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भारती चंद ने ताराचंद के पुत्र कल्याण चंद को गोद लिया था दोस्तों। किसने? भीष्मचंद्र ने ताराचंद के जो पुत्र था कल्याण चंद को गोद लिया था। और भारत में बाबर आक्रमण के समय भीष्मचंद्र कुमाऊं का शासक था। गजुआ नामक खसिया मुखिया ने भीष्मचंद्र का वध किया था दोस्तों। किसने किया था? खसिया मुखिया, गजुआ गजुआ नाम था उसका, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पे भीष्मचंद्र एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि खगमरा किले का निर्माण किसने किया था? तो भीष्मचंद्र ने यहाँ पे किया था। और बाबर के आक्रमण के समय कुमाऊं का शासक कौन था? तो राजा भीष्मचंद्र था। दो फैक्ट यहाँ पे याद रखने हैं। आगे चंद्रवंश बालो कल्याण चंद, चंद्रवंश का जो शासक था बालो कल्याण चंद के बारे में देखेंगे। तो बालो कल्याण कालीन ताम्रपत्र कल्पानी गाड़ पिथौरागढ़ से मिले। इसके ताम्रपत्र कहाँ से? कल्पानी गाड़ पिथौरागढ़ से। कल्याण चंद 1545 ईस्वी से लेकर के 1565 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा दोस्तों। लगभग इसने 20 साल यहाँ पे शासन किया। बालो कल्याण चंद दोस्तों भीष्मचंद को गोद लिया पुत्र था। बालो कल्याण चंद भीष्मचंद का गोद लिया पुत्र था, ठीक है। और जिसके विस्तृत विजय के कारण सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि ली थी इसने, ठीक है, बालो कल्याण चंद। आगे देखेंगे दोस्तों, कल्याण चंद के समय राजधानी अल्मोड़ा पूर्ण रूप से तैयार हुई दोस्तों। और अल्मोड़ा स्थित राजधानी को राजापुर कहा गया। क्या कहा गया? राजापुर। कल्याण चंद ने मणकोट राज्य को चंद्र राज्य में मिलाया। किस राज्य को? मणकोट। गंगोली व दानपुर पर कब्जा बालो कल्याण चंद के समय ही हुआ दोस्तों। गंगोली व दानपुर पर कब्जा बालो कल्याण के समय हुआ। कल्याण चंद अल्मोड़ा में लाल मंडी किले का निर्माण कराया इसने दोस्तों। खगमरा किले का अभी हमने देखा, तो लाल मंडी किले का निर्माण यहाँ पे कराया था कल्याण चंद ने। और अल्मोड़ा में नाला पोखर किले का निर्माण भी इसने कराया था दोस्तों। तो दो याद रखने, लाल मंडी किला अल्मोड़ा में और नेला पोखर किला, ठीक है। तो दोनों किले याद रखने, कल्याण चंद ने इसका निर्माण कराया था। बालो कल्याण चंद का विवाह डोटी के मल्ल वंश की राजकुमारी के साथ हुआ दोस्तों। मल्ल वंश की जो राजकुमारी थी उसके साथ हुआ बालो कल्याण चंद का विवाह। विवाह के बाद रेखा राजा हरिमल ने अपनी बहन को दान स्वरूप शोर का प्रांत दिया, और लेकिन कल्याण चंद शीर प्रांत को भी चाहता था, ठीक है। शीर पहले से ऐसी होता था दोस्तों, ज्यादातर राजा क्या करते थे कि अपना यहाँ पे साम्राज्य बढ़ाने का विस्तार करने का प्रयास करते थे, और इस वजह से यहाँ पे कई जगह कब्जा भी करते थे। और यहाँ पे उसका मन भी था दोस्तों, देख सकते हो आप, पहले शोर का प्रांत दिया उन्होंने, लेकिन उसका मन क्या था? शिरा प्रांत भी मेरा हो जाए। अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए रुद्रचंद ने दोस्तों शीरगढ़ के किले पर 7 बार आक्रमण किया। और रुद्रचंद ने सेनापति पुरुषोत्तम पंत की सहायता से 1581 ईस्वी में शीरगढ़ का किला जीत लिया दोस्तों। रुद्रचंद ने 1581 ईस्वी में। आगे इस्लाम शाह सूर के शत्रु ख्वांस खां को चंद राज्य में शरण का सही समय ज्ञात नहीं है। उस समय मणिक चंद या कल्याण चंद में से कोई भी शासक हो सकता है। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार ख्वांस खां ने मणिकचंद के समय कुमाऊं में शरण ली। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार मणिकचंद ने इस्लाम शाह सूरी के समय हुक्म के जवाब में दिया कि मैं उस आदमी को किस प्रकार कैद कर सकता हूं जिसने मेरी शरण मांगी है। जब तक मुझ में दम है मैं ऐसे नीच कर्म का अपराधी नहीं हो सकता। ये किसने कहा दोस्तों? बद्रीदत्त पांडे के अनुसार मणिकचंद ने इस्लाम शासूर के शाही हुक्म के जवाब में लिखा है ये लाइन उसने, ठीक है। आगे देखेंगे, राजा बालो कल्याण चंद ने अपने शासनकाल के दौरान स्थानीय स्वायत्तता या पंचायती पद्धति लागू की। किसने? बालो कल्याण चंद ने, ठीक है। महाराष्ट्र के लेखक हैं दोस्तों अनंत देव। अपने ग्रंथ स्मृति कौतुंब में कल्याण चंद को प्रजा हितैषी बताया इसने। क्या इनकी यहाँ पे ग्रंथ है? स्मृति कौतुंब, ठीक है, अनंत देव का।
आगे देखेंगे पुरुषोत्तम पंत के बारे में। पुरुषोत्तम पंत के बारे में यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए गए हैं। तो पुरुषोत्तम पंत रुद्रचंद का सेनापति था, जिसका उपनाम पुरखू पंत था दोस्तों, पुरखू पंत, ठीक है, जो मूल रूप से पिथौरागढ़ का निवासी था। पुरुषोत्तम पंत को कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रूस भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी यहाँ पे इंपोर्टेंट हो जाएगा कि कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रूस किसको कहा जाता है, तो पुरुषोत्तम पंत को, जो कि रुद्रचंद का सेनापति था। पुरुषोत्तम पंत मराठी ब्राह्मण जयदेव के पुत्र थे दोस्तों, मराठी ब्राह्मण थे जयदेव, उनके पुत्र थे। कल्याण चंद की पत्नी ने वचन लिया था, जब तक शिरागढ़ का किला चंदू के अधीन नहीं होगा तब तक मैं सती नहीं होंगी। पहले से सती प्रथा भी होती थी दोस्तों। अपने वचन के अनुरूप शिरागढ़ का किला जीतने के बाद कल्याण चंद की पत्नी सती हुई थी। शिरागढ़ से हरिमल को भगाने में मुख्य योगदान दोस्तों पुरखू पंत यानी कि पुरुषोत्तम पंत का है। ग्वालदम का युद्ध, प्रधानगढ़ का युद्ध 1581 ईस्वी में पुरुषोत्तम पंत पड़ियार राजपूतों के हाथों यहाँ पे मारे गए दोस्तों। ग्वालदम के युद्ध के समय गढ़वाल का शासक था यहाँ पे बलभद्र शाह। गढ़वाल का शासक कौन था? बलभद्र शाह। अब हम यहाँ पे गढ़वाल का आगे का शासन भी देखेंगे। कुमाऊं यहाँ पे टेरी रियासत भी देखेंगे, पंवार वंश, गढ़वाल का पंवार वंश देखेंगे, तो उनके अंतर्गत सारे राजाओं के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो चंद शासक जो रुद्रचंद था उसके बारे में यहाँ पे फैक्ट देखते हैं। इनसे कई कई फैक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो बालो कल्याण चंद के पश्चात 45वां शासक जो हुआ दोस्तों वह हुआ रुद्रचंद, ठीक है। 1565 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 1597 तक इसने यहाँ पे शासन किया। रुद्रचंद दोस्तों एक स्वतंत्र शासक बना। रुद्रचंद अकबर का समकालीन था, जिसने यहाँ पे 1587 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी दोस्तों। और रुद्रचंद ने अकबर को तिब्बती याक, कस्तूरी हिरणों की खालें आदि मूल्यवान वस्तुएं भेंट की थी अकबर को। किसने? रुद्रचंद ने। अकबर ने रुद्रचंद को 84 माल परगना का फरमान दे दिया और उसे तब से जमींदार कहना प्रारंभ कर दिया। किसको? रुद्रचंद को। अकबरनामा के अनुसार रुद्रचंद की 1588 ईस्वी में अकबर से लाहौर में भेंट हुई। रुद्रचंद के बीरबल से अच्छे संबंध थे दोस्तों, रुद्रचंद के जो बीरबल था उससे भी अच्छे संबंध थे। अबुल फजल की आईने अकबरी है तो दोस्तों उसमें कुमाऊं सरकार को दिल्ली सूबे के अंतर्गत दर्शाया गया है। किसके अंतर्गत दर्शाया गया है? दिल्ली सूबे के अंतर्गत। रुद्रचंद ने तराई पर आक्रमण किया। उसके समय तराई पर हुसैन खान ने कब्जा किया था दोस्तों। किसने? हुसैन खान ने। रुद्रचंद ने तराई में रुद्रपुर नगर की एवं अल्मोड़ा में मल्ला महल की स्थापना की। तो मल्ला महल की स्थापना किसने की दोस्तों? तो रुद्रचंद ने की। कहाँ? अल्मोड़ा में। रुद्रपुर नगर भी रुद्रचंद ने बसाया था। और महल के अंदर रामशिला मंदिर भी इसने बनवाया था दोस्तों, रामशिला मंदिर। रुद्रचंद ने गढ़वाल के सरोला ब्राह्मणों और रसाइयों, ठीक है, ब्राह्मणों रसाई भी इनको कहा जाता है, उनकी भांति कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की मंडली बनाई दोस्तों। किसकी? चौथानी ब्राह्मणों की। चौथानी ब्राह्मणों के नीचे पचबिड़िये या तिथानी व उनके नीचे हलिये या पतलिये ब्राह्मणों के वर्ग बनाए गए थे। तो ये वर्ग हैं दोस्तों ब्राह्मणों के, ठीक है। ओली ब्राह्मणों के वर्ग का कार्य ओले पड़ने पर सतर्क करना था। क्या? ओले जो गिरते थे तो सतर्क कौन करते थे? ओली ब्राह्मण। ओली ब्राह्मणों के लिए गांव में अनाज के रूप में दस्तूर निर्धारित किए गए थे और घरों का कार्य करने के लिए छयोड़े या छयोड़िया की नियुक्ति की गई थी। शिरा के विजय के बाद अशकोट, दारमा व जोहार रुद्रचंद के अधीन हो गए। और शिरा जो डीडी हाट है, वर्तमान डीडी हाट, उस टाइम शिरा, तो रुद्रचंद के भूमि संबंधी दस्तावेज प्राप्त हुए दोस्तों। कहाँ से? डीडी हाट से। आगे है तो रुद्रचंद ने सामाजिक व्यवस्था सुधार के लिए त्रैमाणिक धर्म निर्णय नामक पुस्तक लिखी। ये पुस्तक कई बार एग्जाम में पूछी गई है दोस्तों कि त्रैमाणिक धर्म निर्णय पुस्तक किसकी है? तो रुद्रचंद ने लिखी हुई पुस्तक है। ब्राह्मणों के गोत्र हैं उनके पारस्परिक संबंधों का वर्णन इसमें मिलता है दोस्तों। त्रैमाणिक धर्म निर्णय पुस्तक। रुद्रचंद ने समस्त सामान्य जनता के लिए पौड़ी 15 विश्वा कहा। क्या कहा? पौड़ी 15 विश्वा, ठीक है। किसने कहा? रुद्रचंद ने। किसके लिए? समस्त सामान्य जनता के लिए। चंदू के समय भूमि के मालिक को थातवान कहा जाता था दोस्तों। ये थातवान कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि थातवान क्या होता था। जो भूमि का मालिक होता था उसको थातवान कहा जाता था। गांव से अनाज 1/6वां भाग वसूल कर राजधानी पहुंचाने का कार्य कैनी खसों को दिया गया था। कैनी खसों का यह काम था। रुद्रचंद ने राज्य के कुछ युवाओं को संस्कृत अध्ययन के लिए कश्मीर व काशी भेजा था। किसके लिए? संस्कृत अध्ययन के लिए। रुद्रचंद के समय चार संस्कृत ग्रंथों की रचना हुई दोस्तों। एक तो थी त्रैमाणिक धर्म निर्णय, दूसरा है यहाँ पे सैनिक शास्त्र, तीसरा है ययाति चरित्रम और चौथा है यहाँ पे उषा राग
गुदे, ठीक है, उषा राग गुदे। और सैनिक शास्त्र पक्षी आखेट पर आधारित है, पक्षी आखेट पर, ठीक है। और रुद्रचंद विश्व इतिहास का प्रथम शासक था जिसके स्वयं मल्ल युद्ध में उतरकर राज्य का प्रसार किया इसने, ठीक है, मल्ल के युद्ध में स्वयं उतरकर राज्य का प्रसार बढ़ाया, तो वह प्रथम शासक कहा जाता है। तो आज की क्लास में दोस्तों हमने रुद्रचंद तक देख लिया है और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे यहाँ पे 44वां जो शासक बना, चंद शासक से आगे के जो शासक बने उनको, उसके बाद इनका राज्य प्रशासन कैसे चलता था, क्या भूमि बंदोबस्त हुए, क्या इनके कर थे, क्या इनके अधिकारियों को कहा जाता था, इनके नाम भी पूछे जाते हैं, तो सारे पॉइंट हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो आप कमेंट करके जरूर से बताएं दोस्तों, और एक लाइक जरूर से किया करें वीडियो, और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर किया करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।